हाय स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज हीमोस्टेसिस। तो ये ब्लड वाले चैप्टर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड लेंथी टॉपिक है और इसको जो है फर्दर बहुत डिटेल है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हीमोस्टेसिस, हीम वर्ड इज रिलेटेड टू ब्लड एंड स्टेसिस मींस बैलेंस। ब्लड का जो है कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो हमारी बॉडी जो है नेचुरली उस ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करती है, उस ब्लड का जो ब्लड बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, हमारी बॉडी नेचुरली उसको कैसे कंट्रोल करती है। तो हमें पता है जो इंजरी है वो माइनर इंजरी होती है एंड मेजर इंजरी होती है ना। माइनर इंजरी जो हमारी ब्लड वेसल्स में इंटरनल कहीं ना कहीं छोटी मोटी इंजरी होती रहती है, जहाँ एक्सटर्नल इंजरी भी हमें होती रहती है। तो उस वहां पे जो ब्लीडिंग होने लगती है, कुछ टाइम बाद वो ब्लीडिंग अपने आप स्टॉप हो जाती है। तो वो प्रोसेस हमारी बॉडी का नेचुरल फिनोमेना जो ब्लीडिंग को अपने आप कंट्रोल करता है, ब्लीडिंग को रोकता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस। अपने आप ब्लीडिंग का रुकना बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस। तो इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले है इसकी इंट्रोडक्शन। व्हेन अ ब्लड वेसल इज डैमेज्ड, तो यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल, सपोज कर लो कोई ब्लड वेसल डैमेज्ड है, वहां पे जो है माइनर इंजरी हुई है। लॉस ऑफ ब्लड इज स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम, विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स लॉस ऑफ ब्लड इज स्टॉप्ड एंड हीलिंग अकर्स। अपने आप कुछ टाइम बाद ये ब्लड का जो लॉस हो रहा है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है एंड कुछ दिनों में ये पूरा स्किन जो कट हो गए थे, स्किन के सेल टिश्यू, वो कुछ दिनों में जो है उनकी हीलिंग हो जाती है, नए सेल टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है। इन अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, ये जो है ये ब्लीडिंग का रुकना एंड नए सेल टिश्यू का बनना कैसे होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स में होता है, सीरीज ऑफ प्रोसेसेस में होता है, एकदम से नहीं होता। मतलब ब्लीडिंग तो जल्दी कंट्रोल में हो जाती है, लेकिन वुंड हीलिंग जो है उसको जो है कुछ टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, हीमोस्टेसिस, जिसमें क्या है ब्लड वेसल जब डैमेज हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, तो लॉस जो ब्लड का हो रहा है, लॉस ऑफ ब्लड इज स्टॉप्ड एंड हीलिंग अकर्स इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, और वी कैन से इन अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस इन विच प्लेटलेट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सभी जो है ब्लड कैसे ब्लीडिंग कैसे रुकती है एंड हीलिंग होती है कुछ टाइम में। तो ये प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस एंड इन दिस प्रोसेस प्लेटलेट्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में, ब्लीडिंग को रोकने में हमारी बॉडी के जो, हमारे ब्लड के जो प्लेटलेट सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता है कि ब्लड में जो है हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ऐसे ही प्लेटलेट्स भी होते हैं, और प्लेटलेट्स का मेन काम है ब्लीडिंग को रोकना। तो ये ऐसे सेल्स हैं, इनके पास स्पेशल क्वालिटीज हैं जो कि ब्लीडिंग वाली जगह में जाकर के एक ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। तो यही सब हमने आज पढ़ना है। हीमोस्टेसिस जो है इसकी फर्दर 4 फेजेस हैं, 4 इसकी स्टेजेस हैं। पहली स्टेज का नाम क्या है, वेजोकंस्ट्रिक्शन। सेकेंड स्टेज इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। थर्ड स्टेज इज ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म एंड फोर्थ स्टेज इज फिब्रिनोलाइसिस। तो इन सब स्टेजेस को हमने 1 बाय 1 आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि वेजोकंस्ट्रिक्शन फेज में क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कैसे पॉसिबल है एंड फिब्रिनोलाइसिस क्या होता है। तो वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जो है, इन दोनों को क्या बोल दिया जाता है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस हमारा मेन टॉपिक है। उसकी 4 स्टेजेस हैं। जो पहली 2 स्टेजेस हैं उनको प्राइमरी हीमोस्टेसिस बोल दिया जाता है, बिकॉज इन दोनों स्टेज में जो ब्लीडिंग रुकती है, ये वाली जगह जो है जहां से कट लगा है वो टेम्परेरी सील हो जाती है। मतलब ये दोनों जो है जल्दी जल्दी होते हैं, दोनों स्टेप जल्दी होते हैं। और इस स्टेप को जो है, थर्ड जो है मेन हमारा स्टेप है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, इस प्रोसेस को, इस स्टेप को होने में टाइम लगता है। और ये है हमारा एक्चुअल सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। मतलब इसमें मेन क्लॉट फॉर्मेशन होती है 3rd स्टेज में। फर्स्ट 2 स्टेजेस
जो है इमरजेंसी स्टेजेस हैं, मतलब जैसे ही कहीं पे इंजरी हुई तो जो है हमारा बॉडी का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं और प्राइमरी हीमोस्टेसिस करती है, मतलब एकदम से जो है कुछ सेकंड्स में ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेती है ताकि हमारे ब्लड का लॉस ज्यादा ना हो, हमारी बॉडी में से ब्लड का लॉस ज्यादा ना हो। तो पहली दो स्टेजेस को प्राइमरी हीमोस्टेसिस बोल देते हैं और नेक्स्ट थर्ड जो स्टेज है उसको सेकेंडरी हीमोस्टेसिस बोल देते हैं। तो ये चारों स्टेजेस का हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। हीमोस्टेसिस का पूरा टॉपिक जो है डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। देन मूव करते हैं हम वेजोकंस्ट्रिक्शन की तरफ। फर्स्ट स्टेज है हीमोस्टेसिस की वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन का जो है सेकंड नेम क्या है? वेस्कुलर स्पाज्म, मतलब ब्लड वेसल का डायमीटर इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो जाता है। ब्लड वेसल इट इज जस्ट लाइक अ पाइप, जैसे कोई पाइप होती है वैसी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो पाइप का जो है बीच में ल्यूमन होता है ना, बीच में एक डायमीटर होता है हर एक पाइप का। तो सपोज कर लो ये एक ब्लड वेसल है, तो इसका जो है वेजोकंस्ट्रिक्शन होना है, इसके डायमीटर का कम होना है। तो वो कैसे होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन कैसे होता है, फर्स्ट स्टेज जो है हीमोस्टेसिस की, ये कैसे पॉसिबल है? तो जैसे ही हमारी जो है ब्लड वेसल इंजर्ड हो गई, तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स की ये जो है इनर मोस्ट लेयर है, ये क्या है? एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स है। और इसके साथ क्या है? हमारी कोलाजन फाइबर्स है ना। तो एंडोथेलियल सेल्स है। अगर इंटरनल इंजरी हुई है, इंटरनल इंजरी हुई है तो एंडोथेलियल सेल जो है वो सबसे पहले रप्चर होंगे, वो सबसे पहले डैमेज होंगे। वो डिपेंड करता है कि चाहे एक्सटर्नल इंजरी है, चाहे बाहर से जो है एक्सटर्नल इंजरी है, चाहे ब्लड वेसल के अंदर से कोई इंटरनल माइनर इंजरी है, तो दोनों ही केसेस में हमारे जो है एंडोथेलियल सेल जो है वो रप्चर हो जाएंगे। तो एंडोथेलियल सेल जो है वो कोलाजन फाइबर, जो कोलाजन फाइबर जो है वो हमारी जो सर्कुलेट कर रही है यहाँ पे प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड में क्या फ्लो कर रही है? ब्लड सेल फ्लो कर रहे हैं। ब्लड में जैसे ब्लड सेल फ्लो कर रहे हैं, वैसे ही ब्लड के जो प्लेटलेट सेल्स हैं वो भी ब्लड वेसल में फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं, जब वो इस डैमेज कोलेजन के कांटेक्ट में आएंगी, यहाँ पे डैमेज कोलेजन है, तो प्लेटलेट्स जो हैं जब डैमेज कोलेजन के कांटेक्ट में आएंगी तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो एक्टिवेट हो जाएंगी जब प्लेटलेट्स, वो हमारी इंजरी वाली जगह पे एग्रीगेट होना शुरू कर देगी, इकट्ठा होना शुरू कर देगी। तो हमारी जो है प्लेटलेट्स एक्टिवेट होके एक मतलब इंजरी वाली जगह पे एग्रीगेट हो जाएगी, इंजरी वाली जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि प्लेटलेट्स जो हैं इनके पास, इनका ये ऐसे सेल्स हैं, इनका सरफेस जो होता है वो स्टिकी होता है, मतलब जहां कहीं भी ये इकट्ठे हो जाते हैं ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर एडहेरेंट क्वालिटी। तो इनके पास स्पेशल क्वालिटी है, स्टिकी सरफेस होने की वजह से एक दूसरे के साथ अडहेर कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो प्लेटलेट्स यहाँ पे आ जाएंगी और एक दूसरे के साथ अडहेर कर जाएंगी और हमारे इस इंजरी वाली जगह को इन्होंने क्या करना है? टेम्परेरी सील करना है। यहाँ पे जो गैप बन गया उसको टेम्परेरी सील करके ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। तो प्लेटलेट्स जो हैं जैसे ही एक्टिवेट होती हैं, जब ये टीयर जो कोलेजन लेयर हैं या एंडोथेलियल सेल जो टीयर हैं उनके कांटेक्ट में आके प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं और क्या रिलीज करती हैं? प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं सेरोटोनिन नाम का केमिकल। प्लेटलेट्स रिलीज करती है सेरोटोनिन नाम का केमिकल और ये केमिकल हेल्प करता है टू अट्रैक्ट द मोर प्लेटलेट्स। तो ये केमिकल जो प्लेटलेट्स में रिलीज कर दिया, ये और प्लेटलेट्स को इंजरी वाली जगह पे अट्रैक्ट करेगा और वुंड को सील करने में हेल्प करेगा। और दूसरा जो डैमेज्ड वेसल है, ये तो प्लेटलेट्स ने तो सेरोटोनिन रिलीज कर दिया और सेरोटोनिन ने और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट कर लिया। जो डैमेज वॉल है, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, वो भी एक केमिकल रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोक्सिनेज। तो ये केमिकल भी क्या करता है? प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करने में हेल्प करता है और वेजोकंस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है।
तो एक तो ये केमिकल जो है प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करते हैं यहाँ पे इंजरी वाली जगह पे और वुंड को टेम्परेरी सील करने में हेल्प करते हैं। और दूसरा ये जो केमिकल है ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल का डायमीटर कम करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेजोकंस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जांपल पहले जो ब्लड वेसल का डायमीटर इतना था, वो जो है ये केमिकल क्या कर देंगे, वेजोकंस्ट्रिक्शन कर देंगे, उसका ब्लड वेसल का ल्यूमन जो है वो नैरो कर देंगे। ब्लड वेसल का जब ल्यूमन नैरो हो जाएगा तो वहां से ब्लड जो बह रहा है वो कम हो जाएगा और ब्लीडिंग जो है वो उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी, ब्लड लॉस जो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये था हमारा वेजोकंस्ट्रिक्शन वाली फर्स्ट फेज ऑफ हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस जो है मतलब ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का जो फर्स्ट फेज है, वेजोकंस्ट्रिक्शन की हेल्प से थोड़ा सा ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाती है। प्लेटलेट्स जो है फटाफट विद इन सेकेंड इंजरी वाली जगह पे एग्रीगेट होना शुरू कर देती है और केमिकल रिलीज करती है प्लेटलेट्स एंड डैमेज ब्लड वेसल, वो वेजोकंस्ट्रिक्शन का काम भी करती है। वेजोकंस्ट्रिक्शन जब हो गई तो ये वाला जो कट वाला एरिया है ये भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और ब्लड फ्लो जो है ऑटोमेटिकली, जो ब्लड आउट जा रहा है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वेजोकंस्ट्रिक्शन क्लियर है। एक तो इनकी हेल्प से वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है और एक हमारा जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन का, वो भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वो भी वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगी। तो ये दोनों मैकेनिज्म है जो कि वेजोकंस्ट्रिक्शन करेंगे, वेस्कुलर स्पाज्म करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेज इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। देन सेकेंड स्टेज ऑफ हीमोस्टेसिस इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ये सेकेंड स्टेज है हीमोस्टेसिस की। प्लेटलेट्स का प्लग अभी बनना है इंजरी वाली जगह पे, एक प्लेटलेट्स का क्लम्प बनना है। इसका दूसरा नाम है, इस सेकेंड स्टेज का दूसरा नाम है क्लम्पिंग ऑफ प्लेटलेट्स। मतलब प्लेटलेट्स का एक जगह पे इकट्ठा होके एक क्लम्प बना देना, एक गुच्छा टाइप बना देना, एक बंच बना देना, ताकि वहां से प्रॉपर जो है ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए। तो इस स्टेज में हम पढ़ेंगे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। एक प्लग बन गया, जहां आप बोल सकते हो कि एक क्लम्प बन गया, एक बंच बन गया प्लेटलेट्स का। वहां से जो है ब्लीडिंग जहां से हो रही थी वो एरिया जो है पूरी तरीके से टेम्परेरी सील हो गया, वहां से ब्लीडिंग जो है वो रुक गई। ये स्टेज जो है कैसे पॉसिबल है, जैसे पहली स्टेज में हमने पढ़ा कि प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के ऐसे सेल्स हैं जिनके पास अडहेरेंट क्वालिटी होती है, उनकी सरफेस जो है स्टिकी होती है और दो प्लेटलेट सेल जो है एक दूसरे के साथ अडहेर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो ये क्वालिटी भी हेल्प करेगी वुंड हीलिंग में, ब्लीडिंग कंट्रोल करने में। और सेकंड थिंग इज, एक तो वो स्टिकी क्वालिटी होगी, स्टिकी सरफेस जो है प्लेटलेट्स की, उनको एक जगह जो है जोड़ने का काम करेगी और इस गैप को कम करेगी। देन नेक्स्ट मतलब और क्या रिलीज करते हैं, जब भी प्लेटलेट्स ये जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स के नीचे जो है, एंडोथेलियल सेल्स के आगे जो है कोलेजन फाइबर है, जो कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर जो है वो रिलीज करेगी वॉन विलीब्रेंड्स फैक्टर। ये कोलेजन फाइबर जो ब्रेक डाउन हो गई है वो रिलीज करेगी वॉन विलीब्रेंड्स फैक्टर, और ये क्या कर देगा, प्लेटलेट्स की जो एडहेरेंट क्वालिटी है उसको भी बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट भी कर देगा। बिकॉज जो सेकंड स्टेज है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, वो तभी पॉसिबल है जब प्लेटलेट अडहेर होंगी, एक दूसरे के साथ चिपकेगी, और तभी पॉसिबल है जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगी। तो इसमें फर्दर दो चीजें होनी चाहिए इस स्टेज में, तभी ये स्टेज हो पाएगी, प्लेटलेट अडहेशन एंड प्लेटलेट्स एक्टिवेशन। तो अडहेशन तो उनकी खुद की स्टिकी सरफेस है, इसीलिए पॉसिबल है। देन प्लेटलेट का एक्टिवेट होना, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर जो है कोलेजन फाइबर के साथ प्लेटलेट्स को कांटेक्ट में लेके आएगा और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेगा। अभी एक्टिवेटेड जो प्लेटलेट्स हो गई वो रिलीज करेगी एडीपी, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट रिलीज करेगी एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोक्सिनेज A2 रिलीज करेगी एंड सेरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज करेगी। और ये फर्दर किस चीज में हेल्प करेंगे, ये जो है एडीपी क्या करेगा और अडहेर
प्लेटलेट्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। जो सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स हैं, जो ब्लड वेसल में सर्कुलेट कर रही है, ब्लड जो है पीछे की तरफ से और ब्लड इस वेसल में आएगा और आगे आगे ऐसा ब्लड जो है ऐसा सर्कुलेट करता रहता है हमारी होल ब्लड वेसल्स में, है ना, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट करता रहता है। तो जो नई नई प्लेटलेट्स आ रही हैं उनको जो है इंजरी वाली जगह पे हमने अट्रैक्ट करना है। तो इंजरी वाली जगह पे एडीपी जो है नई प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करेगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन में भी हेल्प करेगा। तो थ्रोम्बोक्सिनेज एंड सेरोटोनिन ये दोनों तो जो है वेस्कुलर स्पाज्म एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन को और बूस्ट अप कर देंगे ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाए। तो ये थी सेकंड स्टेज ऑफ हीमोस्टेसिस, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। काफी सारी जो है प्लेटलेट्स यहाँ पे इकट्ठा हो गई। कुछ प्लेटलेट्स जो है स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में इकट्ठा हुई थी, तो वो जो है जब कोलेजन के कांटेक्ट में आई तो उन्होंने वॉन विलीब्रेंड फैक्टर रिलीज किया और वॉन विलीब्रेंड फैक्टर ने प्लेटलेट्स की जो एडहेशन वाली क्वालिटी है वो बढ़ा दी और नई प्लेटलेट्स को जो है एक्टिवेट कर दिया। और जो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गई उन्होंने फर्दर एडीपी रिलीज किया, थ्रोम्बोक्सिनेज रिलीज किया एंड सेरोटोनिन रिलीज किया। और एडीपी ने भी एडहेशन वाली क्वालिटी को फर्दर स्पीड अप कर दिया और थ्रोम्बोक्सिनेज एंड सेरोटोनिन ने जो है प्लेटलेट्स को इंजरी वाली जगह पे अडहेयर भी किया और वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम भी किया। सो दिस इज second stage of hemostasis. The next stage is blood clotting mechanism. The next is about the third stage of hemostasis and इसका नाम क्या है थर्ड स्टेज का? blood clotting mechanism. तो ये जो है सेकेंडरी hemostasis भी इसको बोलते हैं। एक्चुअली इस स्टेज में जो है प्रॉपर ब्लीडिंग कंट्रोल में होती है जब प्रॉपर ब्लड क्लॉट बन जाता है। जो हमने पहले दो स्टेजेस की वहां पे जो है कोई क्लॉट नहीं बना था, जस्ट प्लेटलेट्स ने इकट्ठे होके इस जगह को टेम्परेरी सील किया था। अभी ब्लड क्लॉट बनेगा अच्छे से और ये जो गैप है, ये जो जगह है वो परमानेंट सील हो जाएगी और पूरे तरीके से ब्लीडिंग जो है रुक जाएगी। ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्लीडिंग कंट्रोल यहाँ पे हो जाएगी जब ब्लड क्लॉट बन जाएगा। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की जो थर्ड स्टेज है ये बहुत ही ज्यादा लेंथी है। तो अगर इस स्टेज को हम डिटेल में हीमोस्टेसिस में डिस्कस करने लग गए तो ये वीडियो जो है हीमोस्टेसिस वाली बहुत लेंथी चली जाएगी। तो ये वीडियो जो है ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है और इसका लिंक जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमने ब्रीफली इसके बारे में डिस्कशन की है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, कैसे फाइनली एक प्रॉपर ब्लड क्लॉट बनता है। तो कैसे ब्लड क्लॉट बनता है, हम ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये ब्लड क्लॉट का बनना ये पॉसिबल है अगर हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अच्छे से मौजूद हैं। तो हमारे ब्लड में जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नेचुरली बनते हैं और नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। लीवर बनाता है और कई बार डैमेज टिश्यू ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ही जो है 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिनमें से 6th जो है मिसिंग है। और इनका पूरा लिस्ट जो है, इनके पूरे नाम जो है आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक में मिल जाएंगे। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम आपने याद करने हैं और यही क्लॉटिंग फैक्टर जो है ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, एक पूरा क्लॉट बनाते हैं। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हमारी अवेलेबल हैं इसके नाम ये आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपको क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है अच्छे से याद होगा, अच्छे से इसको समझ लगेगी। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स की हेल्प से ब्लड क्लॉटिंग पॉसिबल है। तो अगर किसी पर्सन में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर्स मिसिंग है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर है टोटल, 6th तो नेचुरली मिसिंग है। तो अगर इनमें से इनहेरिटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को जो है क्लॉटिंग फैक्टर जो है उनका बॉडी नहीं बना पा रही, जब मिसिंग है ना, तो उन पर्सन को अगर कोई इंजरी हो जाए तो वहां पे उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं होती। जैसे हम एक हीमोफीलिया पढ़ते हैं ना, हीमोफीलिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी जो है बीमारी है जिसमें ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है ना। तो अगर किसी को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स मिसिंग है, हीमोफीलिया है, तो ब्लड क्लॉटिंग वाली स्टेज जो है उस पर्सन में पॉसिबल नहीं होगा, क्लॉट फॉर्मेशन उस पर्सन की बॉडी में पॉसिबल नहीं होगा। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। और इसके भी 3 फेज हैं।
फेज 1 कॉमन पाथवे जिसको बोला जाता है, नेक्स्ट फेज 2 है एंड फेज 3 है। फेज 1 में सपोज कर लो, डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, अभी ब्रीफली डिस्कशन है यहाँ पे। इंट्रिंसिक पाथवे है, अगर ब्लड वेसल का कोई इंटरनल इंजरी हुई है, जहां ब्लड वेसल का कोई बाहर से इंजरी हुई है, तो दोनों ही तरीकों से जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स एक दूसरे को भी एक्टिवेट करते हैं और दोनों फाइनली, इंजरी चाहे इंटरनल हो, इंजरी चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों ही एंड में क्या बनाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएंगे। तो फर्स्ट फेज में क्या बनना है, यहाँ पे बहुत ये लेंथी है स्टेज, यहाँ पे तो हमने सिर्फ सुपरफिशियल लिखा है कि 2 फेज हैं इसके, 2 पाथवे हैं फर्दर, और एंड में यहाँ पे बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट आपको करने पड़ेंगे। और एंड में फर्स्ट फेज में एंड में क्या बनना है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनना है ना। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर चाहे इसे आप बोल सकते हो, चाहे इसको प्रोथ्रोम्बिनेज बोल सकते हो। तो प्रोथ्रोम्बिनेज बन गया। और सेकंड फेज में क्या होना है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की हेल्प से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना है। सेकंड फेज में क्या होना है, प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड थर्ड फेज में क्या होगा, ये थ्रोम्बिन है, ये हेल्प करेगा, यहाँ पे ये एक्टिवेटर का काम करेगा। ये क्या कर देगा, जो लूज फाइब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे ब्लड में, उसको एक टाइट फाइब्रिन मतलब एक ब्लड क्लॉट में कन्वर्ट कर देगा, है ना। फिब्रिनोजन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगी, एक स्टेबलाइज्ड ब्लड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी डिटेल डिस्कशन जो है आप ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म वाली वीडियो से डिटेल आप वहां से आप स्टडी इसकी कर सकते हो। फाइनली मतलब ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म वाला जो थर्ड स्टेज है हीमोस्टेसिस का, इसमें फाइनली एक क्लॉट बन जाता है। और वो क्लॉट यहाँ पे अगर बन गया, पहले तो प्लेटलेट्स ने ब्लीडिंग कंट्रोल की थी, अब यहाँ पे एक ब्लड क्लॉट बन गया और ब्लड क्लॉट ने क्या कर दिया, ब्लीडिंग को पूरे तरीके से रोक दिया। अभी यहाँ से ब्लड जो है, थोड़ा सा भी ब्लड ऊज आउट नहीं हो रहा, ब्लीडिंग जो है पूरे तरीके से स्टॉप हो गई, कंट्रोल हो गई। द नेक्स्ट स्टेज में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेल टिश्यू की ग्रोथ हो गई, जहाँ जो एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे क्लॉट बन गया, हमारी बॉडी धीरे धीरे उसको रिमूव कैसे करती है, ये हम हीमोस्टेसिस की फोर्थ स्टेज में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज ऑफ हीमोस्टेसिस की लास्ट फोर्थ स्टेज, जिसका नाम है फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस इसका मतलब क्या है, फाइब्रिन क्या था, हमारा ब्लड क्लॉट जो हमने थर्ड स्टेज में बनाया था, ब्लड क्लॉट। लाइसिस मतलब उसकी ब्रेकडाउन। अभी जो क्लॉट बन गया था, जो ओवर मतलब हमारी सरफेस से जो है ओवर एक ग्रोथ हो गई थी, उसको जो है वहां से हमारी बॉडी कैसे रिमूव करती है और हमारी स्किन सरफेस कैसे दोबारा से स्मूथ हो जाती है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे फिब्रिनोलाइसिस मतलब जो क्लॉट है वो हमारी बॉडी कैसे नेचुरली उसको ब्रेक डाउन कर देती है, मतलब कैसे रिमूव करती है ब्लड क्लॉट को हमारी स्किन से, है ना। तो जो क्लॉट है, जो ब्लड क्लॉट बन गया था, नेचुरली उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है। कौन सा, प्लाज्मिनोजन। क्लॉट के पास नेचुरली प्लाज्मिनोजन नाम का एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, प्लाज्मिन नाम का एंजाइम बनाता है। तो ये प्लाज्मिन नाम का एंजाइम बनाएगा और ये एंजाइम क्या करेगा, फाइब्रिन जो हमारा क्लॉट था, ये क्या था हमारा फाइब्रिन, क्या था हमारा ब्लड क्लॉट था, इसका ब्रेक डाउन शुरू कर देगा। ये प्लाज्मिन क्या करेगा, फाइब्रिन मतलब जो क्लॉट था उसको ब्रेक करना शुरू कर देगा और उसको ब्रेक डाउन करके एक सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देगा। एक क्लॉट को, यहां से क्लॉट को जो है सॉल्युबल फॉर्म में जो है एक सर्कुलेशन में मतलब ऐड कर देगा ना, यहाँ पे एक सॉल्युबल फॉर्म में उसको चेंज कर देगा। और क्लॉट जो है सर्कुलेशन में फर्दर ऐड नहीं होगा, बिकॉज जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं, जो हमारे बॉडी के जो है डिफेंस मैकेनिज्म वाले सेल्स हैं मैक्रोफेजेस, वो उस सॉल्युबल फॉर्म जो है
उसको फेगोसाइटोसिस की हेल्प से इनगल्फ कर लेंगे और उस क्लॉट को ब्लड में सर्कुलेट नहीं होने देंगे। उस क्लॉट को जो है सॉल्युबल फॉर्म का जो क्लॉट बन गया उसको फेगोसाइटोसिस से वहां से इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। बिकॉज जो क्लॉट है ना, एक तो यहाँ पे क्लॉट बना था और सेकंड जो हमारे टिश्यू इंजर्ड हुए थे, जो ब्लड वेसल इंजर्ड हुई थी, ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, लेकिन जो सेल टिश्यू की यहाँ पे जो हीमोस्टेसिस है, यहाँ पे दो चीजें डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी, ब्लीडिंग कंट्रोल एंड टिश्यू रिपेयर। मतलब दो चीजें साथ साथ होंगी, ब्लीडिंग कंट्रोल भी होगी ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म से, एंड यहाँ पे जो है हीलिंग भी हो रही है साथ साथ, मींस वुंड हीलिंग जो है वो भी साथ साथ हो रही है। जो इंजर्ड हो गए हमारे सेल टिश्यू, उनकी जो है इस क्लॉट के नीचे जो है नए सेल टिश्यू की ग्रोथ भी हो रही है, वुंड हीलिंग भी हो रही है, नए सेल टिश्यू बन रहे हैं। तो जैसे जैसे ऐसे ये कट लग गया था, तो जैसे जैसे नए सेल टिश्यू बनते गए, ये दोनों एजेस जो है एक दूसरे के नजदीक आती गई, नए सेल टिश्यू बनते गए, ये गैप फिल होता गया और दोनों एजेस जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आती गई, जिसने क्लॉट को रिमूव करने का काम किया और हमारी स्किन की इंटेग्रिटी को मेंटेन कर दिया। हमारा जो है प्रॉपर जो है इंजरी वाली जगह प्रॉपर हील हो गई। तो वुंड हीलिंग का साथ साथ में प्रोसेस भी चलता है एंड ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्टिंग में चलता है। वुंड हीलिंग के प्रोसेस को टाइम लगता है। तो ये एजेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, जो कि क्लॉट को वहां से रिमूव करने में भी हेल्प करेगी। एंड फर्दर जो क्लॉट है वो हमारी सर्कुलेशन में ऐड ना हो जाए, बिकॉज जो क्लॉट है अगर सर्कुलेशन में ऐड हो गया तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का काम करेगा, जो हमारी बॉडी नहीं चाहती। इसीलिए फेगोसाइटोसिस की हेल्प से उस क्लॉट को हमारी बॉडी में से जो है इनगल्फ कर लिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ताकि वो क्लॉट सर्कुलेशन में जाके आगे वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन का, जहां अटैक का, ब्लॉकेज का कारण ना बने। तो आज हमने डिटेल में स्टडी किया हीमोस्टेसिस। इसकी 4 जो है स्टेजेस हमने डिस्कस की, वेजोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, थर्ड ये दोनों स्टेजेस जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं इनको प्राइमरी हीमोस्टेसिस बोला जाता है, एंड जो थर्ड मेन स्टेज है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की, ये है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। इसमें मेन क्लॉट बनता है और इसकी हमने यहाँ पे इस वीडियो में हमने इसकी ब्रीफ डिस्कशन की, और इसकी डिटेल वाली डिस्कशन जो है एक अलग से वीडियो जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है। एंड फोर्थ स्टेज क्या थी, फिब्रिनोलाइसिस की, फाइनली जो है क्लॉट को हमारी बॉडी कैसे एक यूजलेस पार्ट की तरह वहां से उसको रिमूव कर देती है हमारी बॉडी। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ लग गई होगी, इसकी 4 स्टेजेस। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और पूरी वीडियो जो है अच्छे से आप समझ सकते हो। हीमोस्टेसिस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।